दोस्तों नमस्कार। पीएचडी की जो श्रृंखला चल रही है, उस श्रृंखला में मैं कई तरह के लोगों से आपको मिलवा रहा हूं और आप देख रहे होंगे कि यह जो मिलने का सिलसिला है, ये कलकत्ता से, कभी रायपुर छत्तीसगढ़ से, कल आपको जोधपुर से एक शख्सियत को मिलाया, फिर उसके बाद आज जो शख्स हमारे बीच बैठे हैं, और दिल्ली, अगर दिल्ली ना आए तो फिर शायद श्रृंखला अधूरी रह जाएगी। और दिल्ली यानी कि सत्ता का केंद्र, राजनीति का केंद्र। दिल्ली अपने आप में एक मैसेज है, दिल्ली में होना बड़ी बात है और दिल्ली का विचार पूरे भारत के लिए मान्य होता है। और अगर दिल्ली का भी गढ़ अगर कहें, राजनीतिक गढ़ कर लें या वैचारिक गढ़ कर लें, तो जेएनयू एक ऐसी संस्था है जहां कोई भी इशू हो, कोई भी विचार हो, पूरे देश की यूनिवर्सिटी, पूरे देश के छात्र उसको पढ़ते हैं, उसके बारे में सुनते हैं, बातें करते हैं, वहां से गाइडलाइन लेते हैं और उस लाइफ स्टाइल को भी फॉलो करना चाहते हैं। तो आज जेएनयू से हमारे सामने जो बैठे हुए शख्स हैं, उनकी एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत ही ब्रिलियंट है। हिंदू से पढ़े हैं, उससे पहले बोर्डिंग स्कूल में पढ़े हैं। इनका एमए, एमफिल और अभी पीएचडी जेएनयू से ही चल रहा है। जेएनयू एनएसयूआई के ये प्रेसिडेंट हैं और प्रेसिडेंट, वहां के जेएनयू के जो प्रेसिडेंट होते हैं उसके लिए फाइट कर चुके हैं 2019 में। तो काफी इनकी जो शख्सियत है काफी बड़ी है और इनसे आज बातचीत करना बहुत ही मजेदार रहेगा। तो स्वागत है प्रशांत जी आपका डॉक्टर अजय स्पीक्स चैनल पर। शुक्रिया अजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके चैनल में आकर अपनी बात कर सकूं। आपकी काबिलियत तो आपने प्रूव कर दी है सर, बस ये तो फॉर्मेलिटीज चल रही है जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, आप हैं उस लायक। अब ये बताइए सर कि आप अपने बारे में कुछ और दर्शकों को बताइए। मैं तो बता चुका हूँ, आप कविता वगैरह भी लिखते हैं, लेकिन आपकी पर्सनल हॉबी है, लेकिन आप अपने शब्दों में थोड़ा बताइए अपने बारे में, थोड़ा बचपन से, स्कूलिंग से और जेएनयू तक पहुंचने का सफर। तो अपने विषय में बताना मतलब मेरे हिसाब से आजकल की एक व्यक्ति जब अपनी जीवनी को देखता है अपने पुराने समय में, तो एक ट्रेंड है कि हमेशा ये कहा जाता है कि नहीं, हमारा जीवन बहुत ही कठोरतापूर्ण रहा है, हमारे पास सुगम रास्ते नहीं रहे और मैं इस रास्ते तक पहुंचा। लेकिन शायद मैं इससे थोड़ा सा संबंध नहीं रखता हूँ। मेरा मानना ये है कि चाहे इंसान जितना भी कठिनतम समय में रहे, लेकिन जब उसे पार कर लेता है तो इसका मतलब ये है कि वो इतना कठोर रास्ता नहीं था जितना हम हमेशा से समझते रहे। तो जब मैं 9 साल का था तो मैं पहली बार अपने घर से निकला और मैं बोर्डिंग स्कूल में गया। वहाँ पे मेरी सारी पढ़ाई शुरू हुई है और कानपुर के एक छोटे से कस्बे में मेरा जन्म हुआ था जिसका नाम घाटमपुर है। और कानपुर के नवाबगंज जगह में मेरा स्कूल था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय, जहाँ से मेरी पूरी शिक्षा हिंदी और संस्कृत निष्ठ भाषा में हुआ है। और जब मैं बोर्डिंग स्कूल से निकला तो उसके 1 साल बाद, जैसे आपको पता है बाकी सभी लोग इंजीनियरिंग इन समय पे जाते थे, तो वहाँ पे मैंने ट्राई किया, लेकिन मन नहीं लगा। कुछ ऐसे अहम सवाल थे जिससे मुझे लगता है कि शायद सभी का ध्यान रहता है और उन सवालों ने मुझे खींच लिया। तो जब मैं इंजीनियरिंग करने का सोच रहा था तो मेरे दिमाग में सबसे बड़ा ये ख्याल था कि आखिर जीवन का सही मायने क्या है। अगर मैं इंजीनियर बन भी लूंगा और जीवन के सही मायनों को नहीं चल पाया तो ऐसी इंजीनियरिंग का कोई फायदा नहीं। तो जीवन के सही मायने को ढूंढने के लिए मैं दिल्ली आया और हिंदू कॉलेज के फिलॉसफी डिपार्टमेंट में मैंने एडमिशन लिया। और जब उन सवालों से मैं लिपटा तो उन सवालों के सहारे मैं आगे बढ़ता रहा। फिर मैंने बीए के बाद एमए भी फिलॉसफी में किया, फिलॉसफी के बाद एमफिल पीएचडी। और मुझे नहीं पता था कि अगर आप एक सिर्फ सवाल पे ध्यान दें कि जीवन के सही मायने क्या है, तो उसके बाद सवालों की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है, जैसे आपकी श्रृंखला चल रही है। और मुझे नहीं पता कि उसका अंत होगा भी या नहीं, लेकिन जीवन को समझने का शायद अंत तभी होता है जब जीवन के आप आखिरी पड़ाव पे होते हैं और आप ये कह पाते हैं कि शायद मैंने एक पहलू तो समझा। तो उसी समझ के लिए मैं अभी भी कार्यरत हूँ, प्रयासरत हूँ और लगा हुआ हूँ। बहुत अच्छा प्रशांत जी। और जहां तक मुझे फिलॉसफी के बारे में ज्ञान है, थोड़ा बहुत जो भी है, तो 6 दर्शन भारतीय दर्शन है मुख्यतः। बाकी वेस्टर्न में लोगों की फिलॉसफी है, कांट की है, हेगल की है ना। भारत में स्कूल्स चलता है, बौद्धिज्म, जैनिज्म। तो थोड़ा सा विषय के बारे में जान लो, फिर आपके जो मुख्य है कि आप कैसे बैलेंस कर रहे हैं अभी, उस पर बात आऊंगा। तो फिलॉसफी लेते समय आप में क्या आकर्षण था? मेरे गुरुदेव थे बीएचयू में, वो कहते थे
क्यों नहीं मैनेजमेंट ले ले, तो इसमें नौकरी वोकरी नहीं लगेगा। तो आप इस इस विचार से तो आप भी प्रभावित हुएंगे ना कि इसमें नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, अनसर्टेनिटी है, फिर इस दिशा में क्यों बढ़ा जाए। बिल्कुल। जब मेरा मानना है कि हमारे विचार दो तरह से गठित होते हैं हमारे दिमाग के अंदर। एक, जब समाज आपके सामने बताता है, जैसे आजकल हम एडवर्टाइजमेंट के वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो आपके सामने फेयर लवली का 100 बार ऐड किया जाएगा तो आपको भी लगेगा नहीं यार, 100 रुपए की मैं फेयर लवली लगाऊंगा तो गोरा हो जाएगा। तो जब इस तरह का चल रहा हो तो हम समझ सकते हैं कि अगर किसी एक विचार को बार बार एक बच्चे के सामने डाला जाएगा, मैं बच्चा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शायद मैं उस समय 16-17 साल का था, तो अगर बच्चे के सामने डाला जाएगा तो वो भी प्रभावित होगा। तो जब मैं कानपुर शहर में रह रहा था, और वो एक ऐसा दौर था, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी फोन आपके पास आना शुरू हुआ था। वो एक ऐसा दौर था जब मॉल का कल्चर शहरों में शुरू हुआ था। तो एक ऐसे कल्चर में मैं भी अपनी बाहर की दुनिया देखना शुरू कर रहा था। तो कह सकते हैं मैं भी प्रभावित था। मुझे भी लगता था क्यों नहीं हमारे पास भी इतने बड़े बड़े गाड़ी बंगले हों। पर ये उसी तरह से कुछ मुझे लगा कि जब मैंने आगे सोचा कि सही मायने में अगर मुझे अपने सवालों के जवाब नहीं मिले, देखिए मैं ऑडी, मर्सिडीज या फिर कह सकता हूँ एक बहुत बड़े महल में रह रहा हूँ, तो भी उसका क्या फायदा। क्या एक मूर्ख करोड़ों की संपत्ति रख सकता है, और क्या उस संपत्ति का कोई मायने रहेंगे कि अगर मेरे पास हजारों करोड़ों लाखों की संपत्ति हो, बड़े बड़े बंगले हों, गाड़ियां हों, घुड़सवार हों, सारी चीजें हों, लेकिन अगर मेरे अंदर बौद्धिक कुपोषणता रह जाएगी तो क्या फायदा है ऐसे धन का, ऐसी लक्ष्मी का। तो वहां से मेरा शुरू हुआ, और मैंने वहां पे एक निगेशन, हमारी फिलॉसफी में एक टर्म आता है, एक फिलोसफर थे ओखम, ओखम्स रेजर करके एक टर्म आता है, जिसका मतलब ये होता है कि आप अपनी सारी अननेसेसरी चीजों को हटा दीजिए और फिर देखिए आपके जीवन में क्या बचता है। तो मैंने उस चीज से मैं थोड़ा सा प्रभावित हुआ, ऑल्दो वो थ्योरीज में यूज किया था, लेकिन मैंने इसे अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश की। तो मेरी लाइफ में जिस भी चीज की जरूरत नहीं है मैंने उसको हटाने की कोशिश की। तो शुरुआत में जो एक सपना होता था महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियां, तो मुझे लगा कि इसके बिना जिंदगी चल सकती है, तो वो धीरे धीरे हटा। फिर कपड़े में भी याद हो गया कि अच्छा ब्रांड की जरूरत नहीं है, हम नॉर्मल जी सकते हैं, तो वो सारी चीजें हटनी शुरू हुई। फिर खाने का हुआ। अब मैं कह सकता हूँ कि शायद खाने के मामले में मैं अभी भी कच्चा हूँ कि अननेसेसरी खाना हो जाता है, पर कोशिश उस पर भी जारी है। तो ये एक विचार था जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया, और मैं कह सकता हूँ कि शायद वो चमक धमक की दुनिया से बहुत दूर है। और ये एक खास वजह भी है कि एक लंबा समय मैंने जेएनयू को दिया, क्योंकि जेएनयू के अंदर जब आप होते हैं तो भले ही आपकी दीवार के जस्ट क्रॉस करते हुए 3 मॉल हों, बहुत मॉल, बड़े बड़े मॉल हो जहाँ पे आपको रंग बिरंगी तस्वीरें, आकर्षक वस्त्र और बहुत महंगी महंगी गाड़ियां दिखे, लेकिन इसके बावजूद भी ये मुझे कभी आकर्षित नहीं कर पाया। तो शायद इसीलिए मैं आज जेएनयू जैसे कैंपस में दर्शन शास्त्र जैसा विषय लेके और अस्तित्व के सवाल पे अपना पीएचडी कर रहा हूँ। प्रशांत, जो आपसे बातें हो रही हैं तो आपको सुनना अच्छा लग रहा है। आप जेएनयू और डीयू का अगर तुलना करें तो डीयू में जिन चीजों को आप खारिज कर रहे हैं वहां पर उन चीजों के काफी बोलबाला है। ब्रांड के प्रति बच्चों में बहुत शौक है, बहुत ज्यादा वैचारिकी नहीं है वहां पे जितना जेएनयू का स्ट्रांग है। वहां एनएस यूआई का अच्छा खासा गढ़ है, जबकि जेएनयू नहीं है। आप दोनों जगह पढ़े हैं, तो दोनों का कंट्रास्ट आप कैसे देखते हैं? डीयू अगर वर्सेस जेएनयू को रखे थोड़ा यही सब वैचारिक लेवल या सोच के लेवल पर, तो आप कैसे इसको समझते हैं? मैं इस तरह से कहूंगा कि जब भी कभी हम डीओ और जेएनयू का हम कहते हैं कि एक बार हम स्टैटिस्टिकली उसको एनालाइज कर लेते हैं और एक बार विचार के तौर पर एनालाइज कर लेते हैं। स्टैटिस्टिकली अगर हम ध्यान दें तो जेएनयू में करीबन 62 से 68% बच्चे हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब वो ऐसे रीजन से आते हैं जिनका बाकी महंगे कैंपसों में पढ़ना मुश्किल हो जाए, या फिर हम एक कह सकते हैं जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो लोग आ सकते हैं कैंपस में। इवन समाज में जाति आधार पर जो हाशिए पर रखे गए लोग थे उनको यहाँ पे एक बहुत मजबूती के साथ अपने काम करने की छूट मिलती है। तो एक जब उस बैकग्राउंड से लोग आते हैं तो उन्हें उस चीजों की काबिलियत पता होती है। उन्होंने देखा है कि 10 रुपए में भी हम 2 वक्त का खाना कैसे खा सकते हैं। उन्होंने देखा है कि किस तरह से हमें जाति के आधार पर दूर रखा गया है। उन्होंने देखा है कि किस तरह से एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स या राजनीति से एक छोटे से कस्बे को, हम उसी लिए एग्जांपल ले सकते हैं, हम नागालैंड की बात कर सकते हैं, हम उड़ीसा के कालाहांडी की बात कर सकते हैं, हम तेलंगाना में दूर एकदम बॉर्डर लाइन पे जो हैदराबाद और उसके बीच में जो कह सकते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी की वजह से जो जूझ रहे लोग हैं हम उनके विषय में बात कर सकते हैं। तो जब वो लोग कैंपस आते हैं तो उन्हें पता है कि उन्हें किस तरह की सारी चीजों पर बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ता है। तो जब वो कैंपस में आते हैं तो वो तुरंत
उस चमक धमक से प्रभावित नहीं हो पाते हैं। एट द सेम टाइम अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो वहां पे 62 से 68% वही लोग आ पाते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं हायर एजुकेशन को, क्योंकि जेएनयू की एक तरफ जहां फीस 108 से 180 रुपए 2 सेमेस्टर मिला के अगर देखा जाए तो करीबन 300 रुपए फीस होती है, वहीं पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो फीस 12,000 की हो जाती है। और हॉस्टल उपलब्ध ना कराने की वजह से ये फीस सालाना अगर हम देखें तो करीबन 1.5 से 2 लाख हो पाती है। तो जिस तरह से मैंने बताया कि हाशिए के सामाजिक जाति हाशिए के आधार पर रखे गए लोग ना ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं और ना ही उनके लिए कोई एक ये वाजिब सवाल भी लगता है कि हाई एजुकेशन करना है तो क्यों जाए। इसलिए बहुत से लोग जो हमारे जैसे, मैं कह सकता हूँ कि शायद मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं शायद चमक दमक में नहीं जा सकता था, लेकिन जिसके पास 10 रुपए का खाना ना हो वो पहले पेट की बात सोचता है, पढ़ाई की नहीं। तो जब तक पेट नहीं भरा होगा, विवेकानंद जी के एक कोट भी है, अब मुझे नहीं पता कि वो कितना हद तक है क्योंकि मेरी स्टडी में वो विवेकानंद जी का कोट नहीं मिला है, लेकिन लोग मानते हैं। तो हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि जो कोट है वो ये कहता है कि अगर भूला पेट खाली है तो आपसे विचार नहीं हो सकता। तो लोग पहले अपना सर्वाइवल प्रेफर करते हैं, फिर एजुकेशन प्रेफर करते हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी की महंगी फीस ने ये बहुत हद तक दूर रखा है। मैं इसके लिए पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि उन्होंने जब 1966 में संसद में ये बिल पास किया कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय बनाना है, तो उन्होंने 4 साल जो संसद में डिस्कशन चला, और मैं इस बात भी कहूंगा कि कम से कम उस समय लोकतंत्र इतना जिंदा था कि 4 साल किसी बात पे बहस हो सकती थी। आजकल की तरह नहीं है कि एक दिन में बिल आए और पास हो गए खत्म हो जाए। तो इस बात पे ही सिर्फ चर्चा की गई और उस समय के तत्कालीन सांसदों और अगर हम नीचे सभा में देखें तो विधायकों ने ये बात कही कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को हम बाकी यूनिवर्सिटी की तरह नहीं बनाएंगे, इस यूनिवर्सिटी को हम बताएंगे जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी की कल्पना को पूरा किया जाए, किसी भी तबके का इंसान पढ़ सके, टॉलरेंस हो, आइडियाज का प्ले हो सके, नए नए आइडियाज उठर सके, नए नए विचारों का उद्गम हो। तो ऐसी यूनिवर्सिटी को बनाया ताकि सारे हम्बल बैकग्राउंड से लोग आ सकें। तो मेरे लिए जितना जवाहरलाल नेहरू के विचार इंपॉर्टेंट, उतना ही श्रीमती गांधी जी का जो इन्होंने मेटलाइज किया वो इम्पोर्टेंट है। तो ये स्टैटिस्टिकली एक आकलन है कि जिसकी वजह से जेएनयू में आप शायद उन सारी चीजों के चमक दमक से नहीं हो पाते हैं, और खासकर डीयू में, क्योंकि आपने अपने परवरिश में वो चीजें देखी हैं कि आपको परवरिश में सिखाया जाता है कि वीकेंड्स हमें मनाना है, तो अगर आपके घर में 5 दिन खाना बनता है तो वीकेंड में आपको बाहर जाना है। जबकि जेएनयू की जो फैमिली से लोग आते हैं उनको वीकेंड जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि उनको शायद 7 दिन एक ही वक्त का खाना खाना होता है, या फिर 2 वक्त का खाना होता है तो कितनी मुश्किलों से खाना होता है। तो ये एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस था। बाकी दूसरा आप एक एनालिसिस ये भी देख सकते हैं कि जो भी अगर हम मार्केट ओरिएंटेड देखेंगे तो उन्होंने कम से कम लिबरलाइजेशन का एक सपोर्ट किया है। लिबरलाइजेशन का सपोर्ट से हम ये भी कह सकते हैं कि मनी का फ्लो बढ़ेगा, और जैसे जैसे मनी का फ्लो बढ़ेगा तो लोगों के जेब में आमदनी आएगी, पर क्या उस लिबरलाइजेशन में कितना हद तक रोल स्टेट प्ले कर रही है। तो जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 1992 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा लिबरलाइजेशन शुरू किया गया, उस समय स्टेट का हाथ हमेशा अपर हैंड होता था। हमने 49% तो ही दिया था, जिस तरह से आज पूरी तरह से कैपिटलिस्ट या फिर कह सकते हैं बिजनेसमैन को दिया गया है, वो एक तरफा से एक बहुत ही बुरा गैम्बल है। लेकिन जब स्टेट गवर्न होता है तो पैसा आता भी है और वो पैसा बचता भी है। लेकिन जब सारी चीजें हो जाती हैं तो डोमिनोज में काम करने वाले इंसान को 2 दिन की छुट्टी दी जाती है, तो उसका कूपन भी डोमिनोज का ही होता है कि आप पैसा कमाएंगे और पैसा वापस भी वहीं करेंगे। तो ये एक स्ट्रेटजी के तहत चेंज चल रही होती है जिसे कांग्रेस बचा के रख रही थी। तो ये कह सकते हैं कि डीयू में आपने जैसे कहा कि एनएसवाई स्ट्रांग है, वो एक इसकी वजह भी है क्योंकि वो लिबरलाइजेशन की आइडियोलॉजी वहां पे आप साक्षर होते हुए देख सकते हैं। जबकि जेएनयू, जैसा कि हमें बताया गया कि 1984 से जो जब हमने देखा कि बहुत सारी चेंज चल रही थी, तो जेएनयू कैंपस को एक ऐसा कैंपस बनाया गया जो हम कह सकते हैं शायद लेफ्ट वालों को दे दिया गया। लेफ्ट वालों ने अर्न नहीं किया है। अगर अर्न किया होता तो उसकी मैं 2 वजह बताता हूँ कि कांग्रेस की गवर्नमेंट में लेफ्ट फ्लरिश हो रहा है, लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट लेफ्ट फ्लरिश नहीं हो रहा है। आपकी सेम आइडियोलॉजी है, आपका सेम स्ट्रगल है, आपका सेम संघर्ष है, तो क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब यही है कि इससे पहले की गवर्नमेंट ने आपके लिए वो इन्वायरमेंट बनाया जहाँ पे वो फ्लरिश हो रहे हैं, और उसकी जरूरतें भी थी, मैं मानता हूँ। क्योंकि अगर कांग्रेस पूरी जगह लिबरलाइजेशन कर देता और डिफरेंट आइडियाज के लिए वो इन्वायरमेंट नहीं होता, पर्यावरण नहीं होता जहाँ पे वो फल फूल सकते, तो शायद जो डेमोक्रेसी की कल्पना नेहरू देख रहे थे, जो इंदिरा जी देख रही थी, या फिर राजीव गांधी ने देखा, वो खत्म हो जाती, जो डिफरेंट विचारों की भावना थी। तो वो एक सही वजह थी जिसकी वजह से यहाँ पे बाकी भावनाएं, बाकी विचार, ये सब पनप पाए। तो ये आइडियोलॉजिकल लेवल पे एक गैप है जिसके तौर पे हम देखा जा सकता है। पर जैसे जैसे बीजेपी का अटैक बढ़ रहा है, खासकर मैं सिर्फ जेएनयू नहीं कहूंगा क्योंकि जितना अटैक जेएनयू पे हुआ शायद उतना ही एसयू में हुआ है,
उतना ही बीएचयू में हो रहा है। और मैं यकीन के साथ कह देता हूँ कि जो आज कहा जाता है कि कुछ विश्वविद्यालय में राइट विंग आइडियोलॉग्स बैठे हुए हैं, वो भी इससे बच नहीं पाएंगे, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन और जिस हिसाब से राइट विंग एकेडमिया इंटर कर रहा है, वो एकेडमिक फ्रीडम और फ्रीडम जैसे शब्दों को मानता ही नहीं, उसकी डिक्शनरी में नहीं। तो कोई भी एकेडमिशियन के सामने ये प्रॉब्लम आने वाली है। तो आपको शायद हो सकता है कि पहले आपको लगता हो कि यहाँ पे नस्वाई कमजोर है जेएनयू में, लेकिन इस समय अगर आप देखेंगे तो हम बहुत मजबूत स्थिति में भी हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम इसी विचार को और आगे ले जाएंगे। जी प्रशांत, आपसे बात करते हुए लग रहा है कि मैं एक राजनीतिक छात्र से बात कर रहा हूं जिसकी राजनीति में अच्छी समझ है, भाषाओं पर अच्छा पकड़ है, शब्दों का चयन काफी सोचा समझा संतुलित है, तो मजा आ रहा है आपसे बात करना। अच्छा प्रशांत, आप किस दर्शन को अपने करीब मानते हैं? दर्शन के आप विद्यार्थी हैं, तो कौन सा दर्शन आपके करीब है? भारतीय दर्शन की अगर बात करें और थोड़ा सा फिर वेस्ट का भी हम बात करें। इसमें मैं बस एक बात बताना प्रिफर करूंगा सबसे पहले, क्योंकि हम लोग का जो कॉमन डिवीजन है वो इंडियन और वेस्टर्न फिलॉसफी पे हम लोग देखना पसंद करते हैं। और हमारे लिए वेस्टर्न फिलॉसफी में भी हम लोग ऐसे देखते हैं कि जो अमेरिका में हो गया, यूरोप में हो गया, और इस तरह से हम डिवीजन करते हैं। लेकिन अगर हम सही मायने में देखें तो क्या और कहीं दर्शन नहीं हुआ? अगर हम एक नॉर्मल सी बात करते हैं, क्या चाइनीज फिलॉसफी नहीं हुई? क्या पर्शियन, जो हम मानते हैं कि ग्रीक के बाद जब पर्शिया से होता हुआ फिलॉसफी आया, तो क्या पर्शियन में फिलॉसफी नहीं हुई? इब्ने बजल, फजल, ये सब बहुत लोग ऐसे हुए जिन्होंने पर्शियन में किया। तो आज का जो करंट कंटेम्प्रेरी अंडरस्टैंडिंग है फिलॉसफी को, वो रीजन वाइज डिवीजन को फिलॉसफी नहीं मानते हैं। वो फिलॉसफी मानते हैं कि जिसमें रीजन को, या जिसको हम तर्क कहते हैं, उसको प्राथमिकता दी जाए किसी भी चीज को समझने के लिए। तो मैं उस हिसाब से चीजों को देखना पसंद करता हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत अंडरस्टैंडिंग है फिलॉसफी को लेकर। लेकिन अगर हम समाज के द्वारा चले आ रहे हैं, या फिर हम कह सकते एकेडमिया में चले आ रहे हैं, इंडियन फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी में देखें, तो मैं बुद्धिज्म पे और कश्मीर सेविज्म पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ। और उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि बुद्धिज्म को मैं मानता हूँ कि पहले वो रिलीजन नहीं है, वो सिर्फ माना गया है। बुद्धिज्म भी एक फिलोसॉफिकल डिसिप्लिन है जिसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस दी गई वो भी तर्क को दी गई, और उस तर्क के आधार पे आप किसी भी चीज को समझने की कोशिश करते हैं। और बुद्धिज्म का जो अगर हम कंक्लूजन भी देखें तो वो नथिंगनेस और नो सोल की तरफ हमको ले जाता है। यानी सही मायने में सब चीज बदलती है, और कोई भी चीज अगर सत्ता का जो कैरेक्टर है या सत्ता की जो विशेषता है, अगर वो सिर्फ हमेशा रहने वाली है, तो कोई भी चीज नहीं हो सकती है। तो वो नथिंगनेस की तरफ ले जाती है, जो कि मैं तो अगर इस बारे में हम बात करें तो शायद आपने एक मूवी देखी होगी, लुटेरा, आपने नाम शायद सुना हो। हाँ, अनिल कपूर लुटेरा की एक मूवी है जिसको कहा जाता है कि शेक्सपियर के, इसमें रणवीर सिंह है और हमारे बिहार के जो राजनेता है उसकी बेटी, मुझे उनका नाम सोनाक्षी सिन्हा का है, वो बेटी उनमें काम करी। तो उसमें एक गाना है, मुझे छोड़ दो जिंदा हूँ काफी है। तो सीधी सी बात है, जब आप बहुत सारी चीजों को हटाने की कोशिश करते हैं तो आपको पता चलता है कि जो अल्टीमेट रियलिटी है उसको हम सिर्फ मानते हैं। मैं इसका एक आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज करिए मैं आपको देख रहा हूँ, और मैं आपको देख रहा हूँ, तो मैं किस चीज पे सत्यता, मतलब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर कलर देख रहा हूँ, आपकी एक आकृति देख रहा हूँ, चित्र परिचय देख रहा हूँ, पीछे आपकी दीवार है, ये देख रहा हूँ। लेकिन क्या इससे मैं साबित कर सकता हूँ कि सेम दीवार है, सेम चित्र है? हमारे पास कई सारे एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं जिसको दिमाग करेक्ट करता है, और अगर शायद वो कहीं से अलग अलग हो जाए तो मैं आपको वैसा नहीं देख पाऊंगा। तो आखिर सत्यता कहाँ है? तो अगर हम इस हिसाब से सोचना शुरू करें तो हमें ये पता चलता है कि आखिर तौर पे जो एक हम जिसको मानते हैं कि शायद कुछ नहीं है, जो एक एक्सट्रीम स्केप्टिसिज्म के तौर पे ले जाता है, हम वहां तक पहुंचते हैं। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे इसके कंक्लूजन या जो इसका उपसंहार आ रहा है हमें उससे पूरी तरह से वास्ता रखना चाहिए। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं फिलॉसफी में कंक्लूजन से ज्यादा वो एटीट्यूड पे डिपेंड करता हूँ कि आपके सामने जो भी रखा जा रहा है आप उस विचार कीजिए, आप उसको क्वेश्चन कीजिए। तो ये जो एटीट्यूड है मैं उसको लेके ज्यादा फोकस हूँ। तो इस हिसाब से मुझे बुद्धिज्म यहाँ पे बहुत पसंद है, क्योंकि वो एटीट्यूड जनरेट करता है। आप बुद्धिज्म के कह रहे हैं, बुद्धिज्म में 4 आर्य सत्य जो है वो भी है, और जो क्षणिकवाद की थ्योरी कर रहे थे, थ्योरी ऑफ मोमेंटेरियसनेस की, पल पल में चीजें बदल जाती हैं।
लेकिन ये जो सत्य को देखने का आपने नजरिया बताया, ये तो चारवाक दर्शन में भी इस तरह से है कि जो दिख रहा है इंद्रियों पर, जो इंद्रिय अनुभूत चीज है वही सत्य है, उसके अलावा ना देव है, ना दानव है, ना स्वर्ग है, ना नरक है। बहरहाल आपसे बात करके मुझे भी कुछ कुछ चीजें याद आ रही है जो मैं भी कॉलेज के दिन में पढ़ा था। अभी तो मैं जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन ही में हूँ। अब ये बताइए कि तब आपने हायर एजुकेशन के बारे में सोचा कि अब हायर एजुकेशन में मुझे जाना है, पीएचडी करना है या जेएनयू में एंट्री लेना है, वो कब हुआ आपके जीवन में? सही मायने में मैं बताऊं तो बीए जब मेरा खत्म हो रहा था, मतलब मैं आखिरी पड़ाव पे था, तो आपको ही पता है कि सबके सामने आर्थिक समस्याएं आती हैं। मैं भी उस समय जूझ रहा था आर्थिक समस्याओं से। तो मैंने ये डिसाइड किया कि अभी थोड़े दिन शायद मैं अपनी पढ़ाई को छोड़ देता हूँ और कुछ जॉब कर लेता हूँ। तो मैंने जॉब करने का सोचा था उस समय, लेकिन उसी समय मैंने जेएनयू का एग्जाम भी दिया था और मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया था। तो मैंने ये सोचा था कि अगर जेएनयू में मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो मैं थोड़े समय के लिए हॉल्ट लगा लूंगा, क्योंकि जेएनयू में रहकर मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता हूँ, जो कि शायद मैं डीयू में नहीं कर सकता था। और अगर नहीं होता है तो मैं जॉब करूंगा। लेकिन मेरा ये तो था कि मुझे हायर एजुकेशन करना ही है। मैं इस बात से कभी भी डगमगाया नहीं कि मुझे हायर एजुकेशन नहीं करना है। बस ये था कि पहले कुछ पैसे कमा लूंगा फिर मैं करूंगा, या फिर अगर जेएनयू हो जाएगा तो मुझे जेएनयू जैसे संस्था में इतना बर्डन नहीं मिलेगा कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी ना कर सकूं। तो ये मेरा प्लान था। तो बीए के तुरंत बाद ही मैंने हाई एजुकेशन का मुझे मौका भी मिला और मेरी इच्छा भी थी जो जेएनयू में आके पूरी होगी। तो ये एक बहुत बड़ी वजह थी, इसकी वजह से मैंने हाई एजुकेशन की। जेएनयू में पढ़ना प्रशांत एक सपने का साकार होना है। मतलब कोई भी छात्र देश के किसी भी कोने में, इवन विदेशों में भी, उनका भी सपना होता है कि जेएनयू में पढ़े। तो क्या खासियत है ऐसा जेएनयू में जो सबको खींच लेता है? ये थोड़ा सा बताइए, जेएनयू का जो माया है वो क्या है, जो आकर्षण है वो क्या है? अगर आप देखेंगे तो कि जहां तक मुझे पता है, मैं जब 2013 में था उस साल एनुअल बैच था, और एनुअल बैच के बाद से ही आपने सेमेस्टर सिस्टम देखा। और जब सेमेस्टर सिस्टम आपने देखा तो उसके बाद एक नए तरह के कोर्स की एंट्री होती है जिसका नाम रखा गया आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। तो उसमें यह ध्यान दिया गया कि कैसे हम पढ़ाई को एक आउटकम में ला सकते हैं। तो अगर मैं पूछूं, आप कविता अगर लिखते हो या फिर अगर आप फोटोग्राफी करते हो, तो मैं उससे पूछूं कि इसका आउटकम है, तो आप क्या कहेंगे? मतलब अगर मैं कहूँ, और यहाँ पे आपको मैं एक विशेष बात बताऊं कि जो स्किल इंडिया प्रोजेक्ट और आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है, इसको डायरेक्टली लिंक करने की कहीं ना कहीं कोशिश की जाती है। जिसका मतलब ये है कि आपकी पढ़ाई डायरेक्टली आपकी इनकम के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। अगर नहीं है तो इसका मतलब है आप पढ़ाई बेकार कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे प्रोफेशनल कोर्सेज में सबसे ज्यादा एंट्री होना शुरू हुई है। लेकिन अमेरिका के एक रिसर्च के हिसाब से मैं आपको ये भी बता दूं, 68% सोशल साइंसेस करने वालों को ज्यादा जॉब मिलती है और 62% लोगों को प्रोफेशनल कोर्स करने वाले से जॉब मिलती है। तो अगर हम देखा जाए तो कला के क्षेत्र में पढ़ने वाले बच्चों का अभी भी जो जॉब रेशियो वो ज्यादा है। उसकी कई वजह हो सकती है, हम कभी उस पर आराम से बात करेंगे। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो आउटकम बेस्ड एजुकेशन आया, जिसमें आपको हमेशा जल्दी होती है, आपको ज्यादा चीजें सिखाई जाती हैं। और ज्यादा चीजें सिखाई जाने का मतलब ये है कि आप एक ही कोर्स में 10 तरह के पेपर पढ़ रहे होंगे और किसी में गहराई से नहीं सोच रहे होंगे। लेकिन जब आप जेएनयू आते हैं तो इसका जस्ट आपको उल्टा दिखता है। जेएनयू में लोग पढ़ाई पढ़ाई करने के लिए करते हैं, उसका कोई एंड नहीं होता है। यानी हम पढ़ते हैं क्योंकि हमें पढ़ना अच्छा लग रहा होता है, हम पढ़ते हैं क्योंकि हमें किसी चीज की समझ जरूरी लगती है। हम जस्टिस के बारे में, समाज के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, राइट्स के बारे में, फ्रीडम के बारे में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम इसके सही मायनों को जानना चाहते हैं। ना कि हम इसलिए पढ़ते हैं कि क्योंकि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस या नेशनल कॉन्फ्रेंस में फ्रीडम पे बोल के 1000-1500 मिल जाएंगे। नहीं, हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता है। तो मैं समझता हूँ कि शायद आज प्रोफेशनल कोर्सेज या बाकी यूनिवर्सिटी में जो एक पढ़ाई है वो आउटकम बेस्ड, उसकी वजह से, और जेएनयू में ये अभी तक नहीं आया है। ऑल्दो मैं समझ सकता हूँ कि जिस हिसाब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है जिसमें ये मैंडेटरी कर दिया गया है, स्किल इंडिया प्रोजेक्ट जो कि अभी तक का बहुत बड़ा फेलियर है, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो मैं इसके बारे में बता सकता हूँ आपको, एक बहुत बड़ा फेलियर उसको जब रिलेट करते हैं तो आपकी पढ़ाई से आपका डायरेक्ट संबंध आपकी अर्निंग से हो जाता है। तो लोग पूछेंगे, अभी मुझसे कोई पूछे कि आप पीएचडी करने के बाद आपको कितना रुपया का जॉब मिलेगा, तो मैं साफ साफ कहूंगा कि परमानेंट पोस्ट है नहीं और एडहॉक मिल नहीं रहा है, तो गेस्ट में 1500 रुपये मिलेंगे पर क्लास। तो ये हकीकत है। तो लोग कहेंगे कि इतनी बड़ी एजुकेशन आप प्राप्त करने के बाद भी
40,000 रुपए का जॉब मिल रहा है। तो कहने की बात ये है कि वो जॉब जो मैं कर रहा हूँ, मेरा जो मैं पढ़ रहा हूँ, उसका संबंध पढ़ाई उसके कमाई से नहीं है। इसका संबंध सिर्फ और सिर्फ इससे है क्योंकि मुझे कोई एक सवाल बहुत दिनों से या बहुत लंबे समय तक अटक रहा था और मैं उसका सिर्फ जवाब ढूंढना चाहता हूँ। तो पढ़ाई का मतलब एक जवाब ढूंढना है, और जब आप जवाब ढूंढते हैं तो आप अपनी जिसको हम पर्सनालिटी बोलते हैं, व्यक्तित्व बोलते हैं, उसमें आप निखार लाते हैं। तो इनडायरेक्टली हम पढ़ाई अपने खुद के लिए करते हैं ताकि हम खुद में एक निखार ला सकें। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है जेएनयू और बाकी संस्थाओं में। जी प्रशांत, ये जीवन भी अजीब है प्रशांत। आप जिस चीजों के पीछे भागते हैं वो मिलता है तो आपको खुशी नहीं मिलती, जबकि जीवन की अगर एक धारा आदमी की खुल जाती है, चाहे वह धर्म की है, अध्यात्म की है, चाहे वैचारिकी की धारा है, आप एक धारा को पकड़ लेते हैं तो फिर आपका जीवन सुगम हो जाता है। फिर बहुत पैसे ना भी हो या बहुत आपके पास फिजिकल चीजें ना हो, फिर भी आपको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम जिस समाज में रहते हैं, कई बार हमारे गार्जियन हैं या हमारे परिवार के लोग हैं, वह हमें लगता है कि कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं करते या उनको लगता है ये गलत सोचता है। खैर, इन सब चीजों से तो लड़ना पड़ता है। तो लड़ाई आपने भी की है, बहुत लड़ाई की है, बहुत संघर्ष किया है। इतना आसान नहीं होता है आप राजनीति में भी आए और पढ़ाई में आए। अब मैं आपके विषय पर आता हूँ। आपका पीएचडी का विषय क्या है और इस विषय का चुनाव आपने क्यों किया? कहीं इसमें आपके गाइड और आपकी सहमति थी या आपका स्वतंत्र चुनाव था? पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रिसर्च स्कॉलर स्वतंत्र हैं अपना टॉपिक चुनने के लिए, और फिर हम उस टॉपिक को अपने सुपरवाइजर के साथ ले जाते हैं, उसका वहाँ डिस्कशन होता है, और सुपरवाइजर को लगता है कि नहीं इस पे काम नहीं हुआ है, तो हम लोग फिर उस पर काम करते हैं। मेरा जो टॉपिक है उसका टाइटल है अंडरस्टैंडिंग व्हाट देयर इज, प्रिजम्पशंस एंड इम्प्लीकेशंस। तो हमारी फिलॉसफी में एक फील्ड है जिसको हम लोग ऑन्टोलॉजी बोलते हैं। ऑन्टोलॉजी का जो सबसे बड़ा सवाल है व्हाट देयर इज। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस सवाल को समझना चाहता हूँ, और इसमें जितने भी बाकी सवाल छुपे हुए हैं और जिसका हम जवाब ऑलरेडी समझ लेते हैं वो क्या है, और इसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, इसके क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं उस पूरी स्टडी में। मेरा ये काम है। तो हम कह सकते हैं दूसरी भाषा में कि जब भी कभी हम ये कहते हैं कि व्हाट देयर इज, हमने ऑलरेडी ये मान लिया है कि हमें अस्तित्व की परिभाषा पता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपकी टेबल में मैं इशारा करूं या मैं ऐसे बोलूं व्हाट देयर इज, तो आप बोल सकते हैं लैपटॉप है। तो जब आप ये कहते हैं कि लैपटॉप है, तो आपने ये ऑलरेडी मान लिया है कि आपको पता है कि होना क्या होता है, इसीलिए आपने उसमें लैपटॉप प्लेस किया, और इसी के आधार पर आप कह पाए लैपटॉप है। तो ये आपका एजम्पशन है कि अस्तित्व है। इसीलिए सबसे बड़ी सवाल ये भी आता है कि बहुत हद तक आप लैपटॉप, ग्लास, कांच, चश्मा, हेडफोन के बारे में कह पाते हैं कि उसका अस्तित्व है, लेकिन भगवान की जब बात आती है तो शायद हम डगमगाते हैं, या फिर भूत की बात आती है तो हम डगमगा जाते हैं, यूनिकॉर्न की बात आती है हम डगमगा जाते हैं। तो आखिर जब एक इंसान ये कहता है कि भगवान है और दूसरा इंसान कहता है कि भगवान नहीं है, तो दोनों की जो लड़ाई है वो भगवान पे नहीं होकर उसके अस्तित्व की लड़ाई है कि आखिर अस्तित्व का होना क्या है। शायद एक के लिए अस्तित्व के मायने अलग है, दूसरे के लिए अस्तित्व के मायने अलग है। तो मेरी जो स्टडी है वो उसी अस्तित्व के सवाल पर है। जी प्रशांत, बहुत अच्छी तरीके से आपने अपने विषय को समझाया। कितने साल आपके हो गए पीएचडी के, मतलब? अगर कोविड नहीं आता तो टेक्निकली मेरा ये आखिरी साल होता, और उसके बाद हम लोग के यहाँ एक क्लॉज है 9B, जिसके तहत अगर आपका काम 80% हो चुका है तो आपको 1 साल का मौका और मिल जाता है आप अपना काम फिनिश करने के लिए। तो मैं कोविड की वजह से मुझे 6 महीने का एक्सटेंशन मिला है, तो टेक्निकली अब मेरा दिसंबर में ये लास्ट समय होगा, और उस समय मैं 9B के लिए अप्लाई कर सकता हूँ अगर मेरा 80% काम है। तो अगर मेरी सुपरवाइजर को और जो हमारी रिसर्च एडवाइजरी टीम है जो कि बहुत सपोर्टिव है और बहुत हद तक इंगेजिंग है, मतलब उनसे बात करके हमारे बहुत सारे सवाल जो हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं उनमें एक रास्ता दिखता है, क्योंकि सुपरवाइजर का काम कभी भी रास्ता बताना नहीं होता है, बस रास्ते की तरफ पॉइंट करना होता है। तो जितने भी हमारे सर हैं, हमारी सुपरवाइजर, मेरी जो हेड सुपरवाइजर है डॉक्टर मनदीपा सिंह, शी इज रियली हेल्पफुल, बहुत सपोर्टिव है, हर चीज जो है हमें मौका देती है। और हमारे जो बाकी 2 मेंबर हैं, प्रोफेसर ध्रुव रैना एंड डॉक्टर भास्कर जीत नियॉन, दोनों ही अपने फील्ड के मास्टर हैं, और कमिटी है एडवाइजर्स की, वो पूरा मोटिवेशन और हमेशा देती थी। एक ऐसे दौर में जब हम लोग कोविड से निकले हैं, जिसमें हमें अपने अस्तित्व के होने और नहीं होने का बिल्कुल पता नहीं था, कब किसको कोविड हो जाए, और जिस तरह की न्यूज आई थी, वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट द नेक्स्ट डे।
और जिस हिसाब का मेंटल पेन गया, क्योंकि आप कॉलेजेस बंद हैं, आपके पास आपके इंटरनेट बंद है, आप कॉलेज नहीं देख रहे, लाइब्रेरी, तो एक डेढ़ आया, खासकर रिसर्च स्कॉलर ने इसकी बहुत बड़ी मांग झेली है। लैब्स बंद है, लाइब्रेरीज बंद है, लेबोरेटरीज बंद है, और ऐसे में अगर आपके मेंबर्स सपोर्टिव ना हो तो प्रॉब्लम होती है। इस मामले में सुपरवाइजर्स और मेरी पूरी टीम जो है उसने मेरे में बहुत मदद की। जी प्रशांत, तो वहाँ आपको कोई स्कॉलरशिप भी मिलता है? जी सर, दो तरह की स्कॉलरशिप होती हैं, एक को हम लोग जीआरएफ बोलते हैं और एक को नॉन नेट फेलोशिप बोलते हैं। जीआरएफ के लिए यूजीसी एग्जाम कराती है, अब सीएसआईआर भी करवाता है, खासकर सोशल साइंसेज के लिए भी, और सीएसआईआर साइंसेज के लिए पहले से ही करवाता रहा है। तो अगर आप जीआरएफ करते हैं तो आपको जीआरएफ, आप क्वालिफाई करते हो जीआरएफ मिलता है। अगर आप जीआरएफ क्वालिफाई नहीं कर पाते तो नॉन नेट फेलोशिप जिसका नेट क्वालिफाइड है। थोड़ी नेटवर्क की वजह से आवाज की गुणवत्ता ठीक है। हाँ हाँ प्रशांत, थोड़ी आवाज आपकी बीच में रुक गई थी। कोई बात नहीं, मुझे मूल चीज समझ में आ गया कि यूजीसी नेट और जीआरएफ दो तरह की स्कॉलरशिप होती है। जिनका जीआरएफ होता है उनको जीआरएफ मिलता है, जो अगर नहीं हो पाते तो नन, जो यूजीसी नेट वाले जो स्कॉलरशिप होता है वो मिलता है। वो नन, उसको हम लोग नॉन नेट फेलोशिप बोलते हाँ हैं, कि अगर आपका एग्जाम नहीं भी निकला तो भी आपको हाँ एक हाँ स्कॉलरशिप दी जाती है, जिसका अमाउंट जी, कम होता है बाकी से। हाँ हाँ। जी। तो ये तो स्कॉलरशिप हो गया। अब थोड़ा सा हम आते हैं आपके राजनीतिक पहलू पर। क्या आपने जेएनयू इसलिए ज्वाइन किया कि कहीं राजनीति में आपकी दिलचस्पी थी कि एक अच्छा गढ़ है, वहां मैं सीख सकता हूं, या मेरे लिए वो एक ट्रेनिंग स्थल होगा, या यहाँ आने के बाद आपने तय किया? क्योंकि पीएचडी में जो लोग बच्चे होते हैं उनकी ये धारणा होती है कि भाई पीएचडी एक सीरियस बिजनेस है, और उसके साथ हम राजनीति एक ब्रॉड होना है, और पीएचडी एक सीमित होना है, एक कमरे में, एक कुर्सी, एक टेबल पर। तो कब आपने सोचा कि राजनीति में भी हाथ आजमाया जाना चाहिए, या शुरू से ही आपने सोच रखा था कि यहाँ जाने के बाद तो करना ही है मुझे? डॉक्टर साहब, जब आप एक ऐसी जगह से आते हैं जहाँ पे आपको मजदूर ज्यादा और सामान्य तौर पे रहने वाले लोग कम दिखते हैं, महिलाओं पे पास स्वतंत्रता नहीं होती है, और खासकर जिनको हम लोग आजकल ट्रांसजेंडर बोलते हैं, जब वो ट्रेन में जाते हैं तो लोग उसे पैसे देने से मना करते हैं, जबकि ये जानते हैं कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो अपना खाना कैसे चलाएंगे। जब आप एक ऐसे समाज से आते हैं तो आपके अंदर हमेशा से समाज बदलने की कल्पना जरूर होती है। कुछ लोग उसके लिए यूपीएससी आईएएस बनते हैं, कुछ लोग उसके लिए समाज सेवा बनते हैं, और बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स में इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि विधायक और सांसद बनना बहुत होता है। तो एक गैप है। गैप ये है कि जो समाज सेवी होते हैं शायद वो राजनीति में नहीं आना चाहते हैं, और जो राजनीतिज्ञ होते हैं या राजनीति कर रहे होते हैं वो समाज सेवा से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, खासकर जो करंट पॉलिटिक्स चल रही है उसके हिसाब से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही सपना था कि शायद मैं भी अपने जीवन में अगर समाज को ना भी बदल पाऊं तो कम से कम जिंदगी में एक इंसान के साथ रहकर कुछ चीजें बदल तो सकूं। और एक इंसान के साथ रहने का मेरा बिल्कुल मतलब शादी से नहीं है, पर बदलने की चीज से है। तो ये सोच के मैं कानपुर से दिल्ली की तरफ आया था, क्योंकि वो मेरे सवालों के मायने से थे। क्योंकि जब आप जिंदगी का मायना ढूंढ रहे होते हैं तो जिंदगी मेरी सिर्फ जिंदगी का मायना नहीं सिर्फ आता है, उसमें कई जिंदगियां साथ में जुड़ी होती हैं, क्योंकि हम लोग अलग नहीं है सामाजिक प्राणियों से। मेरा आपके साथ कोई संबंध है, मेरी अपनी माँ के साथ संबंध है, और मैं उन सारे संबंध को तोड़ के अचानक से नहीं बढ़ सकता। कोशिश की जा सकती है पर अचानक से नहीं कर सकता। तो वो जिम्मेदारी हमेशा होती है, और जब ऐसी सही चीजों को देख रहे हो तो पॉलिटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाती है। क्योंकि अगर हम इस बैठे हुए जूम में अगर बात कर पा रहे हैं तो सामाजिक तो राजनीतिक पॉलिसीज बनाई गई हैं जिसमें इसको अभी तक ओपन रखा गया ताकि हम बात कर पाए। अगर हम पेन को 10 रुपए में खरीद पा रहे हैं तो पेन पे टैक्सेस कम लगाए गए, इसलिए हम उसको उतने रुपए में खरीद पा रहे हैं। अगर सैनिटेशन पैड्स जो महिलाएं इस्तेमाल करती हैं उस पर 18% का टैक्स जीएसटी लगाया जाया गया, ये जानते हुए कि उसे फ्री रखना चाहिए, तो ये भी हमारी सरकार डिसाइड करती है। तो जीवन में हम कोई भी काम कर रहे हैं अगर उसको राजनीति डिसाइड कर रही है तो मेरा मानना है कि हर उस इंसान को
जो समाज में रह के कोई भी काम कर रहा है उसे राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए। और इसके लिए मैं आपको एक कोट भी बताना चाहूंगा जो प्लेटो ने दिया है, जिसको हम लोग मानते हैं कि वेस्टर्न फिलोसफी के फोर फादर थे। वो कहते हैं कि इफ यू विल नॉट टेक इंटरेस्ट इन द पॉलिटिक्स यू आर डूम्ड टू बी रूल्ड बाय योर फूड। तो जब अपने आप को आप राजनीति से हटा लेंगे तो शायद हो सकता है एक मूर्ख आप पे रूल करना शुरू कर दे, क्योंकि उसका इंटरेस्ट रूल पे है, आपकी सेवा पे या उस पे नहीं है, और वो कई तरह के हथकंडे अपना सकता है। तो ये एक प्रस्ताव था जिसको लेके मैंने दिल्ली में शुरू किया। तो मैं जब दिल्ली के हिंदू कॉलेज में था तो मैंने पहले साल ही वहां पे स्पोर्ट्स कमेटी का चुनाव लड़ा था और मुझे हाईएस्ट वोट मिले थे 165 आउट ऑफ 183। दैट वाज द लाइक मैक्सिमम वोट। इसके बाद हम लोग के यहाँ प्रेसिडेंट की जगह प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होता है और फिर प्राइम मिनिस्टर अपना कैबिनेट बनाता है। मैं उसका भी दावेदार था, लेकिन कुछ कारणों मुझे विड्रॉ करना पड़ा था। मैंने चुनाव नहीं लड़ा था लेकिन वहां था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक जो गहराई मेरे अंदर आई मेरे जीवन में, वो मेरे बीए सेकेंड ईयर से आई थी कि मैं चीजों को और लेके गहराई से सोचना शुरू किया। तो जब मैं जेएनयू आया तो मैंने एक बहुत लंबा समय अपनी पढ़ाई में दिया, मास्टर्स, एमफिल और पीएचडी का पहला साल। तो आप कह सकते हैं करीबन 5 साढ़े 5 साल मैंने सिर्फ और सिर्फ समझ और गहराई में अपने आप को ले जाने की कोशिश की। और उसके बाद फिर से मेरा एक पॉलिटिक्स में, जिसको हम बोल सकते हैं रेनिसा कह सकते हैं या फिर फोनिक्स की तरह बोल सकते हैं, कि जो पहले था एक दूसरे तरह की राजनीति थी, फिर एक दूसरे तरह की राजनीति के साथ में उठा। तो ये कह सकते हैं कि जब मैं पीएचडी सेकेंड ईयर में आया तब मैं फिर से पॉलिटिक्स में, सेम तरह की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। तो ये एक प्रारूप था जो मेरे हिसाब से शायद आपके सवाल को बहुत अच्छे से जवाब भी देता है कि क्या जेएनयू में आने से पॉलिटिक्स किया या पहले से था। एक दो फेजेस थे मेरी राजनीति में। तो मैं कह सकता हूँ कि शायद जो मेरा सेकंड फेज था वो राजनीति के तौर पे एक समझदारी भरा, एक गहराई भरा और एक कह सकते हैं कि जो एक जुनून के साथ था कि नहीं अब समय है कि एक समझ है थोड़ी, और उस समझ को आप जनता के साथ मिलके बढ़ाना है, उसको लेके मैंने राजनीति यहाँ पे और की। तो आप जब चुनाव कर रहे होंगे कि आप मुझे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट में फाइट करना है या जनसंपर्क करना है, तो आपके मन में तो ये होगा कि क्या मैं अपने पीएचडी के साथ न्याय कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या समय बंटवारा कैसे करूंगा। तो टाइम मैनेजमेंट आप कैसे किए दोनों चीजों के बीच में, एक समानता कैसे बनाया? इसका बहुत ही साधारण सा जवाब होगा डॉक्टर साहब। साधारण सा जवाब इसलिए है कि सपोज करिए अगर एक मैकेनिकल इंजीनियर है और एक मैकेनिकल इंजीनियर का काम है कि मशीन को सही करना, और वो इंजीनियरिंग करते करते उसके सामने एक मशीन खराब दिखती है और वो उसके बारे में जानता है, तो क्या ट्राई करेगा मशीन सही करने की? ये एक सच है। आपको क्या लगता है कि अगर एक मैकेनिकल इंजीनियर है, उसके सामने मशीन रखी है और वो खराब लग रही है, तो क्या वो ट्राई करेगा उसको सही करने का? आपको क्या लगता है वो क्या करेगा? ट्राई करेगा, बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। उसका पेशा है, उसका ट्राई फ्यूचर है, करेगा, उसकी हॉबी है, इसका और पेशा है। उसने स्वतः चुनाव बिल्कुल। किया है उसका, उस जब पेशा का। यही सवाल शायद हम सोशल साइंसेज वालों के साथ हमें रखना चाहिए कि जब हम सोशल साइंसेज पढ़ रहे होते हैं तो ये समाज हमारी लैब है, और इस समाज में अगर हमको कहीं भी चीज कोई गलत लगती है तो शायद जिस हिसाब से मैकेनिकल इंजीनियर उस मशीन के लिए काम करेगा वैसे मैं भी उसे ठीक करूंगा। तो जिस हिसाब से वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए वो टाइम बर्बाद नहीं है, वैसे हम सोशल साइंटिस्ट के लिए भी समाज में चली आ रही कुरीतियां या पॉलिसीज में गलतियां, ये सब हमारा काम है। हमारा इसी काम पे हम हो पैसा हो वहां तक लगाए भी। तो ये एक पर्सपेक्टिव है जिसको लेके मैं देखता हूँ। तो अगर कोई पॉलिटिकल साइंस, जैसे हम फिलोसफी के स्टूडेंट हैं, हमें सोशल पॉलिटिकल फिलोसफी भी पढ़ना होता है, हमें मेटाफिजिक्स पढ़ना होता है, हमें कृष्णोलॉजी भी पढ़ना होता है, एथिक्स भी पढ़ना होता है, फिलोसफी और साइंस भी पढ़ना होता है। ये समाज के बारे में ही है। तो अगर हमें समाज में कहीं कुछ गलत लगता है और जब हम उसमें घुसते हैं तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को और अच्छी करता है, ना कि खराब करता है। तो हर एक पल जो हम पॉलिटिक्स में बिताते हैं ये हमारी पीएचडी के लिए एडिशन होता है कि हम कुछ नए पर्सपेक्टिव से अपनी पीएचडी को देख पा रहे हैं। जो कि कहते हैं कि किताबों की हर एक पीएचडी करने वाले का एक, जिसको हम लोग प्रैक्टिकल कह सकते हैं, वो एक प्रैक्टिकल है, वो एक एक्सपेरिमेंट है कि जो हम पढ़ रहे हैं अगर हम उसको समाज में अप्लाई करते हैं तो उसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं और क्या रिजल्ट मिल सकते हैं। तो इस हिसाब से कह सकते हैं जिस चीज को हम पढ़ते हैं हम उसको अप्लाई करते हैं, और हमें लगता है कि नहीं अगर थ्योरी उस पर एप्लीकेबल नहीं है तो पहले हम थ्योरी को सही करते हैं
और फिर हम फिर से उसको प्रैक्टिस में ट्राई करते हैं। तो एक डायलेक्टिक या डायलॉजिकल जो आप भी कहना चाहें, जिस हिसाब से आप जिस दर्शन के हिसाब से आप सोचना चाहें, उस पर्सपेक्टिव से रख के हम देखें तो पीएचडी करना और पॉलिटिक्स करना दोनों एक साथ जाता है। बिल्कुल मतलब नहीं कि साइंस वाले पीएचडी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर सरकार साइंस में फंडिंग कट करती है तो वो साइंस का स्टूडेंट लैब में बैठ के एक बड़ी मशीन के अंदर प्रयोग नहीं कर पाएगा। अगर साइंस में एक पर्टिकुलर विचारधारा से मोटिवेट होकर, जैसे आजकल हमें लग रहा है कि आयुर्वेद पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और बाकी साइंसेस पे कम ध्यान दिया जा रहा है, तो उनकी फंड कट होगी। तो ये पॉलिटिकल पॉलिसीज भी डिटरमाइन करती हैं कि साइंस में किस तरह की स्टडी होगी। तो इसलिए हर एक पीएचडी स्टूडेंट का मेरे हिसाब से ना केवल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है बल्कि ये ड्यूटी भी है कि वो अपने साथ साथ पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो और आने वाले समाज में परिवर्तन की एक लहर को प्रमोट करे। जी प्रशांत, ये देखिए, मुझे लगता है कि जेएनयू का जो माहौल है वो एक कैंपस लाइफ है, एक हॉस्टल है। बहुत जगह, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है। जैसे आप डीयू में ले तो 100% हॉस्टल नहीं मिल पाता है। उसी तरह से कई यूनिवर्सिटियां ऐसे हैं जहां पर हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, और वहां पर बच्चा अगर जनसंपर्क करता है या जाता है तो उसके काफी समय भी जाते हैं और पैसे भी जाते हैं, और दोनों को मैनेज कर पाना छात्र जीवन में बहुत मुश्किल होता है। तो इन चुनौतियों का सामना करके ही कोई बच्चा दूसरे कैंपस में जा सकता है। जैसे मैं खुद जहाँ पीएचडी किया वहां पे हॉस्टल नहीं था, तो बाहर रहते थे तो काफी पैसे वगैरह लगते थे। तो जेएनयू का एक एटमोस्फेयर भी ऐसा है जो कि कंड्यूसिव जिसको कह सकते हैं, कि जो राजनीति को बढ़ावा देता है, या वहाँ का इतिहास भी ऐसा है कि कहीं ना कहीं वहां जब छात्र जाते हैं तो एक उस आकर्षण में आ जाते हैं। अब ये बताइए कि आप जब वहां गए होंगे, आपके मन में तो होगा कि सामाजिक मुद्दों को उठाएं या लोगों से मिले। अब आपके सामने एक सवाल होगा कि कौन सी विचारधारा में आगे बढ़े। धारा तो वहां कई सारे हैं, या पहले से आपका विचारधारा तय था डीयू से ही, मतलब कि एनएसयूआई में ही मुझे जाना है या सक्रिय होना है? इसके बारे में थोड़ा बताएं प्रशांत। सही मायने में कहें तो मैं नेहरू की जो ह्यूमनिज्म और सोशलिज्म की राजनीति है, मैं उससे बहुत ज्यादा प्रभावित रहा हूँ शुरुआत से ही। और मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया तो इस विचारधारा को मैंने और मजबूत होता हुआ पाया, क्योंकि जहाँ एक तरफ राइट विंग का लुम्पेनिज्म चलता है, वहीं दूसरी तरफ लेफ्ट विंग का वायलेंस और एक नए तरह का फासिस्ट कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है। तो और इसके लिए हमारे पास पूरा इतिहास भी है, हम इसको नहीं कह सकते। तो यहाँ पे भी जो एक डेमोक्रेसी के नाम पे चलता था लेफ्ट का, वो भी एक मजाक ही था। तो मैं शायद आपको एक इंसिडेंस के तौर पे बता सकता हूँ। मेरा पहला साल था 2013, मेरे स्कूल का कन्वीनर रिपोर्ट प्रेजेंट की जा रही थी, और वो कन्वीनर रिपोर्ट किस तरह से प्रेजेंट की जाती थी कि जितने भी काउंसलर होते थे वो एक ही पार्टी या एक ही विचारधारा से होते थे, और वो विचारधारा जो वहां मजबूत होती थी वो अपने लोगों को बुलाती थी कन्वीनर रिपोर्ट में, और एक प्रॉपर सेटअप होता था कि इस रूम के इस जगह पे आप लोग बैठेंगे, और ध्वनि मत से वो पास करा दिया जाता था। तो अगर आपके पास एक कमरे में बैठने की 100 जगह हो और आपके पास 32 से 35 मेंबर हो, और आप अपने 35 मेंबर की सीटिंग पोजीशन भी करवा लें सही से, और वो एक साथ में ध्वनि पहुंचाएं, तो ऑब्वियसली पास हो जाएगा ये। तो अगर आप इस हिसाब से सोचेंगे तो क्या आपको नहीं लगता ये डेमोक्रेसी का मजाक है? मतलब मैं ये बस कहूँ कि नाम का डेमोक्रेसी है पर पूरा एक सेटअप है। तो जब मैंने अपनी आंखों से पहली बार देखा तो मुझे ये समझ में आ गया कि जिस डेमोक्रेसी को हम लोग बहुत मेहनत से ला रहे हैं, जिसके लिए हम लोग हमेशा से लड़ते हुए आए हैं, ना उसकी कदर लेफ्ट को है और ना ही उसकी कदर राइट को है। तो जो एक नेहरू का सपना है, और या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे जितने भी वर्ल्ड के लीडर्स थे जिन्होंने ये डिसाइड किया कि जितने भी हमारे सामने अवेलेबल तंत्र हैं राजनीति में, उसमें डेमोक्रेसी ही इकलौता ऐसा है जो बाकी सारे में बेहतर है, अगर हम बेस्ट नहीं कह सकते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है, ना केवल नैतिक बल्कि सामाजिक, कि कैसे हम इस डेमोक्रेटिक सेटअप को बचा सकें। तो जब मैं कैंपस में और यहाँ की राजनीति को देखा, तो क्योंकि हम राइट की अभी बात नहीं करते हैं क्योंकि एकदम चीजें क्लियर हैं, मैंने शुरुआत से बताया कि क्यों राइट को मैं प्रीफर नहीं करता हूँ, और थ्योरेटिकल लेवल पे शायद मैं बाद में अगर आप चाहेंगे तो मैं अपना आर्ग्यूमेंट भी दे सकता हूँ, एक अलग तरह का आर्ग्यूमेंट है, एकदम थ्योरेटिकल आर्ग्यूमेंट है कि मैं क्यों प्रीफर नहीं करता हूँ। लेफ्ट विंग में इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि हमेशा से कहा जाता है कैंपस में एक लेफ्ट की हवा है, और ये एग्जैक्टली वैसे ही काम करती है जैसे अभी देश में मोदी की लहर है, ऐसा कहा जाता है। तो आपको ये पता है लोग लहर में अपनी विचार सेट करते हैं, लहर में लोग अपनी विचारों को पनपने देते हैं। तो जैसे अगर बाहर देखेंगे तो हर तीसरा या चौथा आदमी कहेगा हाँ मोदी ठीक कर रहा है, क्यों? क्योंकि वहां लहर बनी हुई है, मीडिया उसको बार बार प्रोपेगेट कर रही है, सोशल मीडिया प्रोपेगेट कर रही है। सेम चीज कैंपस में है। ऐसा नहीं कि लेफ्ट की कोई लहर है, बस यहाँ पे भी लेफ्ट का एक माहौल बनाया जाता है, सोशल मीडिया में किया जाता है। यहाँ पे प्रोफेसर्स भी हैं जो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी है वो उसको प्रोपोगेट करता है, आपका सिलेबस जो होता है वो एक पर्टिकुलर होता है।
तो लोगों में एक हो जाता है। और मैं यहाँ पे फिलॉसफी को बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ कि ऐसे समय भी आप तटस्थ होकर सोच पाते हैं कि आपको किस विचारधारा से जुड़ना चाहिए। तो मेरे इसके हिसाब से मैं आपको एक वाकया याद दिलाऊंगा। हरिशंकर परसाई इसके बारे में लिखते हैं कि किस तरह से जवाहरलाल नेहरू ने लेफ्ट वालों को भी एक वायलेंस को छोड़ने पे मजबूर किया। एक हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम लेफ्ट वाले रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो कोई भी क्रांति बिना खून की नहीं आती। जो लाल रंग है वो बेसिकली उसी का सिंबल भी है। लेकिन अभी आप किसी भी लेफ्ट पार्टी से पूछेंगे कि क्या वो नॉन वायलेंस पे बिलीव करते हैं, तो एक भी नहीं बोलेगा कि वो वायलेंस पे बिलीव करता है। और जब वो वायलेंस पे बिलीव नहीं करता तो कैसा रिवॉल्यूशन, कैसी आइडियोलॉजी, यानी तो सब फेक हो गया ना जो भी आप कह रहे हैं। तो जब जवाहरलाल नेहरू ने नॉन वायलेंस जो गांधी का प्रिंसिपल उसके आधार पर डेमोक्रेसी में उनको इन्वॉल्व किया, तो हरिशंकर परसाई ने इसी बात को बहुत स्पष्ट तौर पे लिखा है कि उसी दिन से लेफ्ट वालों की यहाँ पे आइडियोलॉजी खत्म हो गई थी और लेफ्ट सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी मात्र सिंबल रह गया था। जो चीजें हमें अब जेएनयू के अंदर देखने को मिलती है लेफ्ट पार्टी में, तो ये एक बहुत बड़ी मेजर वजह थी कि मैं लेफ्ट और राइट के पोल के बीच में नेहरूवियन सोशलिज्म और जो ह्यूमनिस्टिक पॉलिटिक्स जो उन्होंने आगे बढ़ावा दिया, मैं उस पर ज्यादा बिलीव किया। और यही एक वजह है कि मैं शायद अभी भी कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है प्रशांत, बहुत अच्छी तरीके से आप बता रहे हैं और सुनने भी अच्छा लग रहा है, और जो देखेंगे उनको भी लगेगा कि मतलब कैसे सोच प्रभावित होती है, सोच की जो दिशा है वो कैसे हर दृष्टिकोण से चीजों को मापती है, समझती है, उसके ऐतिहासिकता, उस पर जो साहित्य है या उस पर जो बड़े लोग बोले हैं उस पर समझ के फिर एक निर्णय तक पहुंचती है। अब ये बताइए प्रशांत कि आप कैंडिडेट रह चुके हैं 2019 में जेएनयू के प्रेसिडेंटशिप के लिए। अब बताइए थोड़ा सा स्ट्रेटजी पे बताइए कि कैसे आप पूरा कर पाते थे, क्या आपकी टेक्निक्स रहती थी, प्रचार प्रसार आप कैसे करते थे, अपनी बातों से जो वहाँ के छात्र थे उसको कैसे अवगत कराते थे, किस तरह की चुनौतियां आती थी, कोई कैसे कहता था नहीं तुम सही नहीं हो, या किस तरह के प्रतिरोध आपको मिलते थे, आपकी एक ऑब्जर्वेशन क्या रही, पूरा एक्सपीरियंस जो रहा वो थोड़ा सा शेयर करिए। देखिए ये बात सभी को पता है कि कैंपस एक लेफ्ट का गढ़ है। लेफ्ट का गढ़ इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे उनकी आइडियोलॉजी मजबूत है। लेफ्ट का गढ़ बस इसलिए है क्योंकि एक पंप अप मिलता है। चार पार्टी ऑफिशियली जो हैं वो हैं, इसके बाद उनके ऑक्सिलरी या फिर कह सकते हैं जो छोटे छोटे उन्होंने संगठन बना रखे हैं वो हो गए। फिर थोड़ा बहुत ऊपर से जेएनयू टीए और प्रोफेसर का भी सपोर्ट रहता है एक हिसाब से। तो वो एक पूरा तंत्र है जिसके हिसाब से यहाँ पे लेफ्ट की पॉलिटिक्स टिकी हुई है, लेफ्ट की आइडियोलॉजी नहीं। मैं मानता हूं कि लेफ्ट की आइडियोलॉजी स्वतंत्रता के 5-6 साल बाद ही खत्म होना, डिक्लाइन मोड पे आ चुकी थी, जो कि अभी अपने एकदम वर्ज पर है। तो सबसे पहली बात होती है, मैं अपनी स्ट्रेटजी से पहले उनकी स्ट्रेटजी बताना पसंद करूंगा। तो वहां पे वो लोग शुरू कर देते हैं कि सबसे पहले जो आप देखते हैं कि मेन पॉलिटिक्स में होता है कि कैरेक्टर असैसिनेशन होगा, तो आपका कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू होगा। दूसरा, वो अपना प्रमोशन करेंगे और आपको रोकेंगे, तो आपको रोकने के लिए उनके 4-5 एक्टिविस्ट आपको हमेशा पकड़ के क्वेश्चन पूछेंगे ताकि आपका समय खराब किया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ समय की बहुत वैल्यू है। 7 दिन पहले चुनाव की डेट होगी, 7 दिन बाद होगा, और आपको 7 दिन में सारे क्लासेस, सारे डिपार्टमेंट, सारे स्कूल, सारे हॉस्टल्स, क्योंकि हमें हर जगह जाना होता है, सारे ढाबास कवर करने होते हैं, विच इज अ मैसिव अटेम्प्ट। तो ये सारी चीजें आपको करनी होती है। तो उनकी जो स्ट्रेटजी वो यही है कि वो अपने 8-10 लड़के हमेशा आपके पास भेजेंगे जो आपसे सवाल पूछेंगे और आपको जवाब देने के लिए मजबूर करेंगे। और बहुत बेतुके सवाल होंगे, ऐसा नहीं होगा कि बहुत अच्छे सवाल हो, बेतुके सवाल होते हैं। ये लेफ्ट की एक स्ट्रेटजी है कि आपका समय कैसे खराब करें। और हम लोग का यही था कि हम लोग अपनी स्ट्रेटजी में यही रखा कि हम अपने समय को कैसे बचा सकें, और उस समय के बचाना ये पहला स्टेप था। दूसरा हमारा जो स्टेप था वो ये था कि लोगों को इस बात के लिए जागरूक कराएं कि डेमोक्रेसी के सही मायने क्या होते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि जब भी कभी हम राजनीति देखते हैं तो उसको 2 भागों में बांट दिया जाता है, क्योंकि जब हम 2 भागों में बांटते हैं तो उसी समय हमको पोलराइजेशन का बहुत अच्छा मुद्दा मिलता है। तो भारत पाकिस्तान होगा, हिंदू मुसलमान होगा। तो मैं बस उनको यही बता रहा था कि क्या जब हिंदू मुसलमान की बात की जाती है तो बाकी रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या जब एक कास्ट और दूसरा सवर्ण और दलित की बात की जाती है तो क्या बीच में ओबीसी एक 54% का तबका होता है कि नहीं होता है? और इससे ऊपर, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में जब बात कर रहे हैं, तो क्या 2 ही तरह के विचार हो सकते हैं, लेफ्ट और राइट? और फिर मैं उनको याद दिलाता हूँ कि भारत में जब इतनी पार्टीज और कैंपस के अंदर जब इतनी पार्टीज है, इसका मतलब ये है कि कई सारे विचार एग्जिस्ट करते हैं। और डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा मतलब यही है कि कई सारे विचारों को पनपने की काबिलियत होती है, और डेमोक्रेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे वो सारे विचार फल फूल सकते हैं। तो मैं पूरे इलेक्शन भर मैंने यही कहा कि जो लेफ्ट और राइट की बाइनरी है, अगर हम जब तक उसको तोड़ेंगे नहीं,
तो हम डेमोक्रेसी के सपने को पूरा नहीं कर सकते हैं। और उसी के बीच में एनएसयूआई को मैंने रखने की कोशिश की थी। तो ये एक हमारा आइडियोलॉजिकल लेवल का था। अगर मैं अपनी कैंपेन के बारे में बताऊं तो परेशानी ये थी कि उस समय हम लोग रिलेटिवली वीक थे, तो शायद हमारे पास कैंपेन करने के लिए उतने लोग नहीं थे। हम 6-7 लोग कैंपेन करते थे, जो कि धीरे धीरे जब लोगों को लगा कि नहीं बहुत मेहनत चल रही है एनएसआई की, तो बाद में बहुत लोग जुड़े। तो सुबह मैं 6 बजे उठता था। 6 बजे उठने के बाद सबसे पहला काम होता था कि जो खाने को मिला वो लिया। इसके बाद गर्ल्स हॉस्टल हम लोग की पहली प्रायोरिटी होती थी, क्योंकि नॉर्मली जो कैंपस के अंदर का कल्चर है, मैं इसको स्टीरियोटाइप नहीं कर रहा हूँ, पर ये कहने का मतलब है कि लड़कियां अपने छात्रावास में पहले उठ जाती हैं, तो उनसे हमारा कम्युनिकेशन पहले हो जाता था। तो हम लोग उनके हॉस्टल में जाके अपना पर्चा बांटना, उनसे बात करना शुरू करते थे। और 6 से फिर 8:30 से 9 हम लोग का मैच शुरू हो जाता था। फिर मैच में हम लोग जाते रहे, वहां पे पर्चा डिस्कशन होता था, हम लोग अपनी बातें रखते रहे। मैच के बाद हम लोग के स्कूल में जाता, वहाँ क्लासेस शुरू होती थी, तो हम क्लास टू क्लास कैंपेन करते थे। और जब क्लासेस खत्म हो जाती तो फिर ढाबा टू ढाबा कैंपेन करते थे, जब लोग बैठे होते थे। फिर रात में डिनर का समय होता था, फिर हम डिनर में मैच टू मैच कैंपेन करते थे। और जब डिनर खत्म हो जाता था, हम एक हॉस्टल हर रोज पकड़ते थे और रूम टू रूम कैंपेन करते थे। तो ये एक प्रोसीजर था, जिसमें हर सुबह मुझे सुबह 6 बजे उठना होता था, और करीबन रात के 3-3:30 बज जाते थे कैंपेन खत्म करते करते। तो आप कह सकते हैं कि मैंने पूरा इलेक्शन टाइम 3 से 3.5 घंटे से ज्यादा नहीं सोया होगा। और वो भी मैक्सिमम है कि 3 से 3.5 घंटे सोया, वरना कभी 2 घंटे, कभी 1 घंटे, या फिर कहीं 15 मिनट का ब्रेक मिल गया तो वहां पे सो लिया। इस तरह के हम लोग की चैलेंजेस होते हैं, जो कि अगर आप मजबूत है तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है, क्योंकि आपका जो काम अकेले कर रहे होते हैं वो आपके बाकी लोग कर लेते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी चैलेंज एज एनएसयूआई कैंडिडेट मैंने फेस की थी। इसके बाद दूसरा क्या होता है कि क्योंकि आप एक बहुत लंबे समय तक सरकार में रहे हैं, और आपको पता है कि अगर आप अगर मैं अपनी उम्र बताऊं तो 28 साल की उम्र में लोग ये मुझे जरूर बता देंगे कि कल की उम्र में तुमने ये 2 चीजें गलत की थी, और तुमने 28 साल की उम्र में ये चीजें सही नहीं की थी। इसके बारे में शायद किसी को नहीं पता होगा, क्योंकि सफेद चीज में काला डॉट बहुत अच्छे से दिखता है। तो 70 साल जब आपकी सरकार रही हो, तो 70 साल में जो भी गलतियां आपसे हुई हो वो आपको पहले याद दिलाई जाएंगी, जबकि आपके काम आपकी कोई नहीं गिराने वाला होगा। जो ये कहते हैं कि इंसान फॉलिबल है, वो गलतियां करता है, लेकिन ये इस बात को नहीं समझ सकते हैं कि राजनीति करने वाले जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें भी इंसान ही बैठे हैं, तो वो भी गलतियां कर सकती हैं, और अगर गलतियां कर सकती हैं तो उसे सुधार की भी गुंजाइश होती है। तो इस तरह के सवाल आप पे बहुत डाले जाते हैं, क्योंकि आपके पास 70 साल का बैगेज है, और यह कह सकते हैं कि लेफ्ट पार्टी तो कभी सरकार में रही नहीं, जो कि एक बहुत बड़ा सबूत भी है कि देश की जनता लेफ्ट की आइडियोलॉजी को या तो समझ नहीं पा रही है, मतलब या तो हम कह सकते हैं कि जनता शायद काबिल नहीं है लेफ्ट की पॉलिटिक्स समझने की, क्योंकि लेफ्ट की पॉलिटिक्स या आइडियोलॉजी बहुत हाई है, या फिर लेफ्ट के एकेडमिशियन, पॉलिटिशियन, एक्टिविस्ट, उनकी समझ इतनी हाई है कि वो जनता तक पहुंच नहीं पा रहा है। ये दो संभावनाएं हो सकती हैं। तो जब आपके पास इतना बड़ा हिस्टोरिकल बैगेज हो, तो आपके सामने रिस्पॉन्सिबिलिटी और सवाल भी ज्यादा होते हैं। तो ये एक दूसरी समस्या थी, क्योंकि हमें हर जगह अपने आप को डिफेंड करना है, अपनी पॉलिटिक्स करनी है। तीसरी समस्या, क्योंकि हम लोग का सेटबैक भी उसी साल हुआ था, 5 साल हम लोग सरकार में नहीं थे, और एक माहौल बन रहा था जिसे फिर से सबको पता है, पुलवामा अटैक एक प्री प्लान अटैक के तौर पे देखा जा रहा है। उसने एक बहुत बड़ा सेटबैक हमारे ऊपर लगाया था कि फिर से उसी तरह की पॉलिटिक्स में, तो जो बाहर से बच्चे आ रहे थे, नए बच्चे आए थे, उनका अंदर भी एक राइट विंग आइडियोलॉजी, या कह सकते हैं एडवर्टाइजमेंट जो इंड्यूस किया था आइडियोलॉजी, उसके तहत लोग आ रहे थे। तो दो बाइनरीज के बीच में लड़ना हमारे लिए तीसरी एक बहुत बड़ी समस्या थी। फिर रही बात रिसोर्सेज की, क्योंकि कैंपस में जैसे जैसे आपको पता है डेमोक्रेसी में नंबर्स ज्यादा है तो आपका रिसोर्सेज ज्यादा हो सकते हैं, नंबर्स कम है तो आपका रिसोर्सेज कम होते हैं। तो वो एक रिसोर्सेज की बात थी। मैं अगर सही कहूँ तो मैंने पूरे कैंपेन में एक बार भी बाइक पे भी नहीं चढ़ा होगा, मेरी पूरी कैंपेन पैदल रही है। तो ये एक उसका अलग पर्सपेक्टिव है। तो ये सारी संभावनाएं, समस्याएं, और या कह सकते हैं कि चेतावनियां भी थी जो हमने फेस की थी, और उसके बाद ये पूरा चुनाव लड़ा गया। और इश्यूज कौन से थे, आप थोड़ा बताएं कि किस तरह के इश्यूज होते हैं जेएनयू कैंपस के, ताकि जो छात्र देख रहे हो, जो आने वाले जेएनयू के बारे में सोच रहे हैं, उनको थोड़ा सा गाइडलाइन मिले कि जेएनयू में इन तरह के इशू होते हैं, या किसी भी कैंपस का ये इशू हो सकता है। देखिए, क्योंकि कैंपस में सबसे पहले यहाँ एसएफआई मजबूत रही है, एसएफआई मजबूत रही है, तो इसका मतलब ये था कि यहाँ की जो पॉलिटिक्स थी वो एलीट पॉलिटिक्स थी। और एलीट पॉलिटिक्स से मेरा मतलब ये है कि इंग्लिश स्पेसिफिक पॉलिटिक्स थी पहले, जिसे जब फिर बाकी लेफ्ट पार्टी हुई, उन्होंने सिर्फ हिंदी भाषा को एक माध्यम बना के लिया। तो हमारा सबसे पहला
मुद्दा जो हम लोग पहले, तो हमारा जो मेन मुद्दा था वो थीमेटिक था कि क्यों डेमोक्रेसी को बचाना है और हमें लेफ्ट राइट की बाइंडिंग के बीच में लड़ना है। तो जो हम कह सकते हैं हाशिए पे रखी गई वॉइसेस थी, आवाजें थी, उनको दबाया जा रहा था। और हमारा मेन टारगेट था कि वो जो हाशिए पे रखी आवाजें, हम उसको लेके पूरा चुनाव लड़ रहे थे। तो जब भी कभी हिंदी और इंग्लिश की डिबेट हम करते हैं तो वहां पे रीजनल लैंग्वेजेस फंस जाती हैं। तो हिंदी बोलने वाली जगह अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश और बिहार, तो आपको पता है कि बिहार में सिर्फ हिंदी नहीं बोली जाती है, भोजपुरी, मैथिली ये भी बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ उत्तर प्रदेश में हिंदी नहीं बोली जाती, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, कई तरह की बोलियां बोली जाती हैं। तो हमारा ये टारगेट था कि कैसे रीजनल लैंग्वेज की पॉलिटिक्स को हम लोग रखें, क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी भी एजुकेशन में कम्युनिकेशन हम स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं तो एजुकेशन का कोई मायना नहीं है। अगर प्रोफेसर सिर्फ एलीट इंग्लिश बोल रहा है और बच्चा की समझ हिंदी तक है तो हम शायद नहीं रख सकते थे। तो हमारा एक प्लान था कि कैंपस में जो लिंग्विस्टिक सेल है जो कि एक्टिव पड़ा है, हम उसको पूरी तरह से एक्टिव करेंगे और वहां पे उस फंडिंग से लेकर एमसीएम जो, हाथ मैंने आपको बताया 62% बच्चे हैं जो हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी स्कॉलरशिप को लेकर हम कैसे बात करेंगे। कैंपस में आप देखेंगे कि राजनीतिक तौर पे बहुत संगठित है और बहुत मजबूत है, लेकिन कल्चरल ग्रुप में यहाँ पे अगर देखो उतने मजबूत ग्रुप नहीं दिखते हैं। तो हमारा मानना था कि नॉर्थ ईस्ट जैसी जगह से जो लोग आते हैं उनके अंदर एक ही कम्युनिटी में हम डाल देते हैं ये नॉर्थ ईस्ट है, लेकिन अगर हम अंदर देखें तो उनका जो कल्चरल डाइवर्सिटी वो सबसे ज्यादा है। एक छोटे से रीजन में होने के बावजूद भी अगर हम देखा जाए तो नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, असम, इन सब में जो कल्चरल डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है वो शायद हमें नॉर्थ इंडिया में देखने को नहीं मिलती है। तो उनको कैसे हम चेरिश कर सकते हैं, उनकी जो आवाजें हैं उनको हम कैसे बाहर ला सकते हैं, एक ये था। बीटेक के बच्चे आए थे तो उनकी फीस को बहुत बढ़ा के रखा गया था, वो हमारा दूसरा समस्या था। बीटेक और एमबीए के बच्चों को हॉस्टल अलॉटमेंट हमेशा से ट्रांसपेरेंट रहता था, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है तो उसने एडमिशन का जो रिजल्ट आता है और जो हॉस्टल अलॉटमेंट होता है उसमें ट्रांसपेरेंसी खत्म कर दी गई थी। तो वो हमारा एक मुद्दा था, क्योंकि तब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जितने भी मेंबर्स थे उनको हॉस्टल पहले मिल जाता था जबकि उनकी रैंक पीछे होती थी। तो हम लोग बताए थे कैसे एडमिन और एबीवीपी का एक संगठन चल रहा है, मिली भगत की एक सरकार के तौर पे हम देख सकते हैं, ये एक मुद्दा था। इसके बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक हमारा बहुत बड़ा हमने मुहिम छेड़ी थी, जिसमें हमने ये बताने की कोशिश की कि कैसे महिलाओं की शिक्षा को, सुरक्षा को ताक पे रखा गया है। और उसका एग्जाम्पल हमने दिया था क्योंकि हमारी जो पहले सिक्योरिटी फोर्सेस थी G4S, उसको रिप्लेस करके जीडी बख्शी की, जो आपको पता है जीडी बख्शी के नाम आपने सुना होगा हर जगह जाके, आजकल वो स्वघोषित सिंह बने बैठे हैं, उनकी सुरक्षा एजेंसी को डाला गया था, वो भी ज्यादा पैसे देके और सुरक्षा कर्मियों की कमी करके। तो जहां हमारे पास पहले 900 G4S के मेंबर होते थे उसे घटा के 550 और 600 कर दिया गया, यानी 300 350 कम किया गया। तो हम यही बता रहे थे कि हमारी सुरक्षा, हमारी सेफ्टी के मद्देनजर रखते हुए हम ही को हमारे स्पेस से बेदखल कर दिया जाएगा। वो कहा जाएगा कि यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं है, हम इसे क्लोज करते हैं, जो कि हुआ भी। लाइब्रेरी को एक समय तक बंद करने की बात कही गई, अभी भी कैंपस में कुछ जगहों पे सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं होने की वजह से उनको बंद कर दिया गया, वहां पे ताले लगा दिए गए हमारी सेफ्टी की बात करके। इससे सबसे ज्यादा जो अफेक्ट होता है वो है महिला की सुरक्षा। जिस कैंपस में महिलाएं कभी भी किसी भी वक्त घूम सकती हैं, जहां पे वो सेफ फील करती हैं, इसकी वजह से बहुत सारे केसेस भी आने शुरू हो गए हैं। अभी आप देखेंगे तो रिसेंट में बहुत सारे हमने छेड़छाड़ के केसेस भी विटनेस किए। तो महिला सुरक्षा एक हमारा दूसरा मुद्दा था जिसको लेके हमने चुनाव लड़ा था। इसके अलावा जो छोटे छोटे इश्यू जो कैंपस रिलेटेड थे उसमें थे, हमारे स्पोर्ट्स कमिटी में कुछ नहीं था, मेडिकल फैसिलिटीज बहुत वीक थी, हॉस्टल में मेस के खाने को लेकर, हॉस्टल इवन अभी भी हम देखेंगे तो 1.5 साल कैंपस में हॉस्टल्स बंद रहे हैं, तो सारे छतें गिरने शुरू हो गई हैं, बारिश होती है तो पानी रिसता है, तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीजों को हम लोगों ने बात रखी थी। तो ये कुल मिला के इंटरनल मैटर थे और हमारा जो था वो थीमेटिक इश्यूज को लेकर हमने पूरी चुनाव लड़ा था। जी प्रशांत, आपसे सुनने के बाद तो पता चल ही रहा है कि जेएनयू क्या है, इश्यूज क्या है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ का वातावरण कैसा है, किस तरह से राजनीतिक जो आबो हवा है वो कैसा है। अब ये बताइए कि जो हमारे स्टूडेंट्स सुन रहे होंगे और वो प्रभावित भी होंगे, जो देखेंगे इस वीडियो को, बाद में वो दूसरों से शेयर भी करेंगे और देखेंगे समझेंगे, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? वो अगर जेएनयू आना चाहते हैं तो क्यों आए, वो कुछ कारण बताइए जिसके लिए वो जेएनयू आए।
सबसे पहला कारण तो मैं यही कहूंगा कि अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो कहीं पे भी किसी भी जगह पे, भारत में, भारत के बाहर किसी भी गांव में, सुदूर देश में, तो सबसे पहला उनका यही सवाल है कि आखिर वो अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हैं। और जेएनयू की पढ़ाई और जेएनयू में दिया गया समय आपको हर वक्त अचूकता है कि तुम जानो कि तुम करना क्या चाहते हो। यहाँ पे एक तरफ अगर आपके बगल में बैठा हुआ विद्यार्थी रशियन स्टडीज पढ़ रहा होगा, तो दूसरी तरफ बैठा हुआ विद्यार्थी रशियन भाषा में दस्तविस्की को पढ़ रहा होगा, जो एक अलग तरह की मानवीय घटनाओं को, मानवीय भावनाओं को बता रहा है। तो एक तरफ जो इकोनॉमिक्स में वेल एजुकेटेड, वेल रिनाउंड प्रोफेसर बैठा है, तो वहीं दूसरी तरफ आर्ट एंड एस्थेटिक्स में, विजुअल आर्ट्स में बताने वाला प्रोफेसर या स्टूडेंट बैठा है। तो जब आप कैंपस में एक ढाबा में बैठ के चाय पी रहे होते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आप फिलॉसफी नहीं पढ़ रहे होते हैं। उस समय न केवल आप प्रकृति के वातावरण से मेल खा रहे होते हैं, आप उसको देख रहे होते हैं, बल्कि सेम समय में आपके बगल में इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस का डिस्कशन एक साथ चल रहा होता है। तो दुनिया को समझने का जो एक कलेक्टिव, एक बड़े दायरे के साथ आप समझ रहे होते हैं, उसका एक मौका मिलता है। तो मुझे लगता है कि जो इनडायरेक्टली आपको खुद को समझने के लिए मदद करता है, तो जैसे साल्ट ने एक बात कही थी कि बाय एंगेजिंग विद अदर्स वी लर्न टू नो आवरसेल्फ। तो यहाँ पे आपको कई पहलुओं से दुनिया देखने का मौका मिलता है, और जब कई पहलुओं से आप दुनिया देखते हैं, तो कई पहलुओं से आप खुद को देख रहे होते हैं। तो ये एक पहली वजह है जो मैं चाहूंगा कि आप जेएनयू ज्वाइन करें। दूसरा, देश की गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट से हम ये बता सकते हैं कि अभी भी 48% लोग ही शायद हायर एजुकेशन को अफोर्ड, 48 भी मैंने ज्यादा ही बताया होगा, कम लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। जेएनयू एक ऐसी जगह है जो सभी को मौका देती है यहाँ पढ़ने का। तो वो एक दूसरी वजह है कि अगर आपके अंदर इच्छा है तो आप आ सकते हो। ये मत सोचो कि क्या आपको जरूरतें होंगी, सिर्फ इच्छा जरूरी है यहाँ पे पढ़ने के लिए। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि अगर आपके पिता किसान हैं, तो आपको ये समझ में आएगा कि आपका पिता अगर 1000 फैमिलियों को खाना खिला पा रहा है, फिर भी वो भूखा क्यों रह रहा है, इस सवाल से आप परिचित होंगे। आपके पिता अगर मजदूर हैं, तो आप इस सवाल से परिचित होंगे कि वो हर लोगों का घर तो बना रहा है, अपने जीवन में 100 लोगों का घर बना लिया, लेकिन खुद के घर पे एक पक्की छत नहीं डाल पाया। अगर आपका घर में कोई सब्जियां या पनीर बेच रहा है, तो उसे पता चलेगा कि मेरे घर में महीने भर में एक बार पनीर नहीं बनती है। इस सवाल से आप वाकिफ होंगे, और जब इस सवाल से आप वाकिफ होंगे, तो न्याय, अधिकार, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, सोशल जस्टिस, जेंडर जस्टिस, जो संकल्पना है हमारे संविधान की, आप उसको समझेंगे। और जब आप संकल्पना समझेंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं, आप देश के संविधान के साथ सही खड़े हुए हैं, आप देश के साथ खड़े हुए हैं। वरना कोई भी ऐरा गहरा फकीर आएगा और आपको लुभा के ले जाएगा, और आपको लगेगा नहीं नहीं, संविधान से बेहतर कोई राष्ट्र है जो हिंदुओं के द्वारा होना चाहिए। तब हमें पता चलेगा कि हिंदू होने का मतलब हिंदू धर्म में होना नहीं है। हिंदू होने का मतलब है सबके बीच में होने का है, इंक्लूसिव होने का, सर्वधर्म संभाव जिसकी हम बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की हम जो बात करते हैं, कि उसमें उसका लोग वसुधैव कुटुंबकम को बोलते हैं, लेकिन उसके पहले वाली लाइन नहीं बोलते हैं, जिसमें साफ साफ ये कहा गया है, जो ये मेरा है ये तेरा है। ऐसे लोग जो करते हैं वो इसको समझ नहीं सकते हैं। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं। तो हमारे लिए मुसलमान बाहर से नहीं आए हुए हैं, अगर मैं सच्चा हिंदू हूं तो। हमारे लिए क्रिश्चियन बाहर से नहीं आए हुए हैं, जो यहाँ हैं, जो इस धरा में है, वो हमारे सारे लोग हैं। तो इस तरह के समझ के साथ आप भारतीय संविधान को समझ पाएंगे। तो जेएनयू आएंगे तो आप जीवन समझेंगे, और जीवन समझेंगे तो जेएनयू को और आगे ले जाएंगे। इसलिए आप जेएनयू आइए। जी प्रशांत, जरूर आपने जिस तरह से बातों को क्रमवार रखा है, बहुत ही साफ, स्पष्ट और एकदम लॉजिकल तरीके से, वो बताता है कि एक पढ़ा लिखा आदमी जब राजनीति करता है या राजनीति के बारे में बताता है, तो वो कैसे बताता है, खुद से कुछ नहीं बोल देता, उसके पीछे एक वजह होती है, मूल वजह होती है। अब ये बताइए कि आपसे तो सुनने वाले प्रभावित होंगे ही, देखने वाले, कि भाई ये नॉलेज होता है, चाहे इस तरह से बोलना होता है। आपके भविष्य के क्या प्लान है? आफ्टर पीएचडी आप क्या करने वाले हैं? अंतिम प्रश्न है, चूंकि आपसे बात करते हुए 1 घंटा से ऊपर हो चुका है और समय का पता नहीं है, तो ये आकर्षण होता है बातचीत का। जी सही मायने में मैंने आपको बताया कि मैं समाज में परिवर्तन लाना चाहता हूँ, और मैं नहीं मानता कि शायद मैं पूरे समाज को बदल सकता हूँ, और शायद एक छोटी सी उम्र में भी आप नहीं बदल सकते हैं। हमारे सामने एग्जाम्पल भगत सिंह का है, शंकराचार्य का है, विवेकानंद का है, महात्मा गांधी का है, जिन्होंने छोटी से छोटी उम्र में भी समाज बदलने की इच्छा जाहिर की, और शायद नहीं बदल पाए। क्योंकि अहिंसा की बात करने वाला, क्योंकि कल 2 अक्टूबर है तो मैं गांधी जी का नाम लेना चाहूंगा, अहिंसा की बात करने वाला हिंसा से मारा गया। तो जो पूरी कल्पना है शायद साक्षात नहीं। मुझे भी लगता है शायद मैं कभी नहीं करता हूँ, लेकिन जिस
सोच को लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरी वो पहली है। और इसी को देखते हुए मैं भारत के समाज को और समझना चाहता हूँ। तो मैं अपनी पीएचडी खत्म करने के बाद जो मेरा है, मैं 1-2 साल सिर्फ ट्रैवलिंग करूंगा। और सिर्फ उसको ट्रैवलिंग हम यात्रा के तौर पे नहीं देख सकते, क्योंकि मेरे हिसाब से वो उसकी पॉलिटिक्स और उसकी सोशल स्ट्रक्चर को समझने को लेकर वो यात्रा होगी। तो आप कह सकते हैं कि जो यात्रा मैं करने निकलूंगा 1 से 2 साल, जिसको इसको रथ यात्रा से मत कंपेयर कीजिएगा, ये एक ज्ञान समझने वाली यात्रा होगी। और मैं कोई रथ पे नहीं बैठा हूंगा और कुछ नहीं होगा, मैं नॉर्मल सा गाड़ियों बसों में और उसे धक्का खाना भी नहीं कहेंगे, गाड़ियों बसों में चलते हुए समाज की परिस्थितियों को समझूंगा जो धक्का खा रही है। और उसको निकलने का मेरा पीएचडी करने के बाद प्लान है कि जैसे मेरी पीएचडी सबमिट होगी, मैं 1 से 2 साल तक पूरे भारत भ्रमण पे निकलूंगा और वहां की चीजों को समझते हुए फिर वापस, मतलब ऐसा नहीं कि मेरा राजनीतिक संबंध खत्म हो जाएगा, फिर मैं वापस आके एक जगह बैठकर एक पर्टिकुलर जगह को समझते हुए राजनीति को आगे ले जाऊंगा और वहां पे कुछ बदलाव की उम्मीद करते हुए मैं आगे के कदम उठाऊंगा। जी प्रशांत, तो आपसे बातचीत करके ये तो कहीं कोई शक नहीं है कि देश को एक अच्छा राजनेता आपके व्यक्तित्व में मिलेगा, और भविष्य में आप जिस तरह से बड़ी बड़ी बातें की हैं, आपने किया है, आप जब राजनीति के शीर्ष पे पहुंचेंगे, आप उन चीजों को अमल में लाएंगे, और जो हमारे दर्शक देखेंगे उनमें उनको भी एक उम्मीद होगी आपसे कि भविष्य में किसी बड़े मंच से आप बड़ी जिम्मेवारियों से उनके सामने आएंगे। और हमारे तरफ से भी बहुत शुभकामना आपको, और हमारे तमाम देखने वाले की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामना आपको। प्रशांत जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इतना कैंपस लाइफ के बारे में बताया, बहुत विस्तार से बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके साथ ही मैं अपने दर्शकों से भी अब विदाई लेना चाहता हूं, और आपको यह प्रस्तुति कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा। सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।